इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में आपको लिए चलते हैं रांची की ओर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जा रहा है। यंगेस्ट कैंडिडेट रही आप इस पूरे बैच में और आपका चयन हुआ और ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा तालियां लगातार अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माहेश्वरी कुमारी सीडीपीओ हैं, ये सीडीपीओ के पद पर इनका चयन हुआ है और इस समय नियुक्ति पत्र। अगला आमंत्रण सिफन आलम, ये है माहेश्वरी कुमारी। अगला आमंत्रण सिफन आलम। और अब एसटी फीमेल टॉपर रही हुई है शालिनी कच्छप, आगे आएंगी। तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए, लगातार। साथ में महिला सुपरवाइजर भी आज यहाँ नियुक्त हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने पहले ही बहुत अच्छे से आपकी भूमिका, आपकी आवश्यकता को लेकर बातें रखी है। ये सही है कि राज्य के समग्र विकास में बड़ी संख्या में, चाहे वो सरकारी पदों पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, अनुबंध के माध्यम से, अलग अलग वर्गों में लोगों की नियुक्तियां होती है और सरकार के कार्यों को गति देने का काम किया जाता है। आज मुख्य रूप से महिलाओं के इर्द गिर्द होने वाले विषयों को ध्यान रखने के लिए इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं की नियुक्ति हुई है। सुपरवाइजर में तो सभी लगभग महिलाएं हैं। सीडीपीओ में कुछ पुरुष लोगों का भी नियुक्ति हुआ है, लेकिन उसमें भी लगभग 50% से अधिक महिलाओं ने बाजी मारी है। और ये खुशी की बात है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का और सरकार के कार्यों को भी एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ पुरुष लोगों का भी नियुक्ति हुआ है, लेकिन उसमें भी लगभग 50% से अधिक महिलाओं ने बाजी मारी है। और ये खुशी की बात है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा बचे हुए भी हैं। जो मुझे जानकारी है 2023 का विज्ञापन का ये रिजल्ट है। 23, 24, 25, 26 3-4 सालों तक आप लोगों ने
इंतजार किया होगा और मुझे लगता है कि आज का ये पल आप लोगों के लिए बेहद ही खुशी का पल है और कई सपने जो आपने देखे हैं उन सपनों को भी आप साकार करने का अब आप सक्षम हो पाएंगे। उसी प्रकार सरकार भी कई सपने देखती है और सरकार भी अपने सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है कि समय सीमा पर चीजों को ठीक कर लिया जाए। आप सबको पता है, नहीं है तो मैं भी जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और इतने सारे लोग अगर हम मिलकर इस कुपोषण का, इस श्राप को मिटाने का संकल्प लें तो ये श्राप खत्म होते देर ना लगेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये एक ऐसी समस्या है कि अगर समय रहते इसका समाधान ना हो तो ये जीवन भर का एक समस्या बन जाता है। महिलाओं में भी कई सारी समस्याएं आती हैं और झारखंड प्रदेश चूंकि एक ऐसा प्रदेश जहां आदिवासी। तो आप रांची से सुन रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में 5 सालों के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है, जहां आपको बताते चले कि लोक भवन में आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड के लोकायुक्त की शपथ ग्रहण करवाई है। तो वही आपको जानकारी देते चले कि शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी वरिष्ठ अधिकारी भी उस दौरान जो है वो मौजूद रहे और जहां मुख्यमंत्री ने अमिताभ कुमार गुप्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ हार्दिक शुभकामनाएं भी अर्पित की। अब खबर लातेहार से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिलाओं पर कोई उपकार नहीं बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है। वहीं आपको जानकारी देते चलें कि उन्होंने आगे कहा कि देश में आधी आबादी महिलाओं की है और इसलिए यह पुरुषों की सीट घटाने का नहीं बल्कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व का सवाल है। उतार रहे थे तो सब आके बोला हमको चार्ज जाएगा, हम बोले चार्ज नहीं जाएंगे। तो फिर हमको झगड़ा उगड़ा करने लगा, कालो करने लगा, फिर मारा। उसके बाद सीसी से उतरे गाड़ी में से, तो सब अंदर से आया, वो सब चलाने लगा। फिर ऑटो से 5 आदमी उतरा, वो सब भी गोल बना के भोर लिया, घेर के चलाने लगा। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर धनबाद से है, जहां लोकसभा में संविधान 131 में संशोधन यानी कि महिला विधेयक खारिज होने के बाद अब बीजेपी नेता रघुबर दास की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना बेहद जरूरी है, तो वहीं साथ ही साथ उन्हें सुरक्षा, सामाजिक विकास और राजनीतिक भागीदारी के पर्याप्त अवसर मिलने भी चाहिए। जहां उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में भी महिलाओं की सक्रिय भूमिका बेहद ही आवश्यक है। महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, महिलाएं की सुरक्षा मिले, सामाजिक विकास हो और राजनीति में भागीदारी हो, राज्य और देश के नीति निर्धारण में भी महिला की भूमिका हो। इसको ध्यान में रखते हुए जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 देश में बने, तब से महिलाओं, क्योंकि उनका मानना था अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो नारी शक्ति, महिला शक्ति के आगे बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए आप देखिए सामाजिक विकास के तहत करोड़ों बहनों के यहाँ शौचालय नहीं था, तो उनको शौचालय बना के मान सम्मान देने का
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास आवंटित उसका नाम भी महिलाओं के नाम पर, अपने स्वामी के नाम भी महिला का होता है। उसी तरह मुद्रा योजना, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां उस मुद्रा योजना से, जिसमें 70% से ज़्यादा हमारी बहनें मुद्रा योजना से लोन लेकर एक उद्यमशील महिला बन रही है। अब खबर रांची से है, जहां बीजेपी के प्रवक्ता प्रत्युष सहदेव ने ममता बनर्जी की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले कम्युनिस्ट शासन के दौरान भगवान के अस्तित्व तक को नकारा गया था, तो वहीं कांग्रेस शासन में तुष्टीकरण की राजनीति अपने पूरे तरीके से चरम पर है। उनका आरोप है कि इन सभी प्रवृत्तियों को ममता बनर्जी ने और भी आगे बढ़ाया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, बिल्कुल माँ बंगाल की जो धरती है वो वीर सेनानियों की धरती है, और पहले जाएंगे तो माँ काली की धरती है, माँ दुर्गा की धरती है। वहाँ माँ काली और माँ दुर्गा की भव्य पूजा होती है, लोगों की आस्थाएं भी हैं। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में कम्युनिस्टों का शासन रहा, जो ईश्वर को ही नहीं मानते थे। उनका कहना था अब ईश्वर कुछ होता ही नहीं। उसके पहले कांग्रेस का शासन था, जिसमें तुष्टीकरण चरम पर था। लेकिन इन सबों को ममता बनर्जी जी ने पीछे छोड़ दिया है, और जिस तरीके के तुष्टीकरण की वो राजनीति कर रही हैं, वो तो मुझे लगता है संभवतः पाकिस्तान में भी इतना किसी एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए पाकिस्तान की सरकार नहीं करती, वहाँ के मुसलमानों को खुश करने के लिए। तो ममता बनर्जी जी का अब सीधा कंपटीशन पाकिस्तान से है। कौन ज़्यादा मुसलमानों का हितैषी है, वो पाकिस्तान से कम्पीट कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रांची से है, जहां कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोला है। जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान दलितों पर हमले बढ़े हैं, और जहां महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सरकार जो है वो विफल रही है। राकेश सिन्हा का कहना है कि सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों के मामलों में महिलाओं के साथ बार बार घटनाएं सामने आ रही हैं, और जिससे समाज में भय का माहौल बना रहा है। यही एजेंडा है योगी जी के पास, यही एजेंडा है। अपने शासन काल में योगी जी दलितों को पिटवाते हैं, महिलाओं का सुरक्षा नहीं कर पाते, अपने विधायकों से महिलाओं उनकी पीड़ित रहती है, उनके सांसद से महिलाएं शोषित हो रही है, और ये इफ्तार और श्री राम की तुलना कर रहे हैं। तो इन लोगों का एजेंडा यही है, और मुख्य एजेंडा यही है कि कैसे हम धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे सकें। अब खबर हजारीबाग से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 25 अप्रैल को राज्यव्यापी जन आक्रोश रैली और विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की है। आपको जानकारी देते चले कि पार्टी का कहना है कि यह प्रदर्शन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के रुख और राज्य सरकार में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में किया जाएगा। और जहां बीजेपी के नेताओं ने इसे जनता की आवाज उठाने वाला आंदोलन बताया, तो वहीं पार्टी का दावा है कि यह आंदोलन महिलाओं के अधिकार और सुशासन के मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए है। इस राज्य में लूट मची हुई है। विगत 6 वर्षों से आप सभी लोग देख रहे हैं कि कहीं ट्रेजरी घोटाला हो रहा है, कहीं पर योजना का शिलान्यास हो रहा है तो सड़कें बन नहीं रही हैं, तो लूट मची हुई है। इसलिए दोषी जो भी पदाधिकारी हों और जिन नेताओं के संरक्षण में इस प्रकार की घोटाला हुई है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल के अंदर होना चाहिए। अब लगने का नहीं है। देखिए, विपक्ष की जो भूमिका है वो देखने को मिला है, और सभी बहनें अपमानित महसूस कर रही हैं विपक्ष की भूमिका से। वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। और आप जिस प्रकार से देखें कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाते हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर कहलाते हैं, और सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, और वो जश्न मना रहे थे कि हमने बिल पास नहीं होने दिया। अब खबर सरायकेला से है, जहां प्रेस क्लब की महत्वपूर्ण बैठक उपाध्यक्ष सुमित सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जहां आपको बताते चले कि बैठक में भवन के समग्र विकास तो वहीं व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं, और इसमें नियमित साफ सफाई तो वहीं खराब बिजली कनेक्शन की मरम्मत, साथ ही साथ खिड़कियों में पर्दे लगाने जैसी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन पर चर्चा की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अध्यक्ष और महासचिव के लिए
अलग कक्ष बनाए जाएंगे और जिसमें कि आईटी सेल के संचालन के लिए भी एक विशेष कक्ष बनाया जाएगा ताकि संगठनात्मक कार्य अधिक प्रभावी तरीके से व्यवस्थित हो सके। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि प्रेस भवन से कुर्सियां गायब होने की अफवाहों का भी खंडन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि सभी कुर्सियां सुरक्षित हैं। क्लब का बैठक का यही प्रेस क्लब में बैठक किया गया। इसमें जो है प्रेस क्लब के भवन का जो है कायाकल्प करना है, इसको कायाकल्प करने का निर्णय लिया गया और जल्द ही हम लोग जो है उपायुक्त से मिलकर इसको जो है भव्य जो है प्रेस क्लब बनवाने का विषय पर करेंगे, बात करेंगे उनसे। और इसमें जो है सारी सुविधाएं रहेगी पत्रकारों के लिए, बैठने के लिए और पत्रकारों को खबर लिखने के लिए सारा कुछ व्यवस्था यहाँ करवाया जाए। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां आगामी 27 तारीख को शिकार पर्व मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। जी हां, आपको बताते चले कि गदरा में दलमा राजा राकेश हैम्बर्म के नेतृत्व में आदिवासियों की बैठक हुई और जिसमें कि वन विभाग के खिलाफ शिकार पर्व मनाने का निर्णय भी लिया गया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि बैठक में यह तय किया गया है कि शिकार पर्व में बाधा डालने वाले वन विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जहां चेकपोस्ट पर तीर धनुष जब्त किए जा सकते हैं। तो वहीं डेमका सोरेन का इस पर कहना है कि आदिवासियों की परंपरा को संरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एक डेलीगेट प्रस्तुत किया जाएगा और जिसमें कि आदिवासी इस पर्व में पेड़ की पूजा और बलि जैसे परंपराओं का पालन करते हैं। उनका कहना है कि वे जानवरों को नहीं मारते, लेकिन शिकार पर्व उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा है। अब खबर चाईबासा से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते चले कि सदर अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी ने इस पर कहा है कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी गांव-गांव घूमकर रातों में घरों में घुसकर मोबाइल चोरी कर रहे हैं और जहां चोरी के मोबाइल कम दामों पर उनकी ओर से बेचा जाता है। तो वहीं सूचना के आधार पर छापेमार दल गठन किया गया, जहां आपको बताते चले कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गीती लिपि मोड़ के पास से तीनों आरोपियों को धर दबोचा गया। तलाशी के दौरान इनके पास से कुल 7 मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। तो वहीं पूछताछ में आरोपियों ने मोबाइल चोरी की बात को स्वीकार किया है। 20/4/2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बुलेट मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति हैं जो मोबाइल चोरी का काम करते हैं और गाँव में घूम घूम कर सो रहे लोगों का मोबाइल उठाते हैं और उसे कम दामों पे बिक्री करते हैं। इस सूचना के सत्यापन के लिए टीम का गठन कराया गया और टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गीतलिपि मोड़ के पास से मोटरसाइकिल बुलेट जो J06V 1104 में सवार 3 लोगों को पूछताछ के लिए रोका गया, जिन्होंने अपना नाम अमन निषाद, सुरेंद्र सुंडी और हिमांशु पिंगुआ बताया। तीनों की तलाशी लेने पे उनके पास से कुल 7 मोबाइल जब्त किए गए। अब खबर साहिबगंज जिले से है, जहां बरहेट में बाइक चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि बदमाशों ने बाइक की डिक्की तोड़कर लगभग 2,70,000 रुपए उड़ा लिए। जी हां, आपको बताते चले कि घटना बरहेट थाना क्षेत्र के भोगनाडीह गेट के पास स्थित मेडिकल दुकान के पास की बताई जा रही है और जहां जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि झरबेरी बरहेट निवासी सीएसपी संचालक नवीन कांत कुमार मंडल अपने स्टाफ राजा कुमार शाह के साथ दवा लेने के लिए मेडिकल दुकान पर गए थे कि तभी बाइक को बाहर खड़ा कर दिया गया और इसी दौरान एक बदमाश ने बाइक की डिक्की का लॉकर तोड़कर उनके पैसे बाहर निकाल लिए और जहां दूसरा आरोपी मौके पर मोटरसाइकिल लेकर आया और दोनों आरोपी तेजी से फरार हो गए। जहां आपको बता दें कि पीड़ित ने पीछा किया लेकिन नाकाम रहे और जहां पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, तो वहीं पुलिस की ओर से जांच पड़ताल को शुरू कर दिया गया है और जहां आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया। राजा केस जब निकालने के क्रम में मैंने तो फ़ोन किया कि केस कितना है भैया, मैंने बोला कि 270 है, 270 निकाल के आ रहा था। उसके बाद तो हमको पता नहीं, बाद में हमको कोई फ़ोन किया कि आपका केस चोरी हो गया।
अब खबर बोकारो सिटी से है, जहां थाना क्षेत्र के डूंडीबाग बाजार में दो दुकानदारों के बीच में झगड़ा हो गया और जहां झगड़े के दौरान एक पक्ष ने तलवार से हमला कर दिया और जिससे कि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको जानकारी देते चलें कि घायल युवक को तत्काल सिटी थाना ले जाया गया और जहां से उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। तो वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और साथ ही साथ उपस्थित लोगों से बयानों को भी दर्ज किया गया। जहां आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार मामला दुकान के लेन देन को लेकर हुआ है और जहां घटना की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। तो वहीं आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे मामले को शांति से सुलझाने में मदद करें और किसी भी तरह के हिंसक कदम से बचें। उनका पापा है ज्ञानचंद और जितेंद्र है, फिर तो उनका भाई भी है और एगो दोस्त यार, बहुत दोस्त यार था, लेके आया अनेकों सब बैठ के इधर से आ रहे थे, हम लोग वहाँ से आ रहे थे, सीधा सिटी थाना की कंप्लेन हम लोग करेंगे। हम लोग आ रहे थे घर जाने के लिए, तो क्या किया ना कि पीछे से आकर छड़ से मार दिया हम लोग का, ये इसका 3 नंबर भाई का छुरा लेकर इसका बेटा आ गया था। खबर साहिबगंज जिले से है, जहां आपको बताते चले कि कोटाल पोखर थाना क्षेत्र में बड़ा सोनाकर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोहम्मद समीम अंसारी की मौत हो गई है। जहां आपको बताते चले कि वह बाइक से किसी काम पर जा रहा था और तभी हिरणपुर की ओर से बिना नंबर प्लेट और ओवरलोड बालू लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया। जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी गंभीर थी कि युवक की मौत तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।